हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से आप सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके द्वारा तैयार की गई एग्जामिनेशन की तैयारी आप खुद करते हैं। वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 के बीच में आता है। जब भी आपसे पूछा जाता होगा कि आप कौन सी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप हमेशा कहते होंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन। बहुत गलत बात है। आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि यूपीएससी कोई एग्जाम है ही नहीं। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 100 से ज्यादा अलग अलग तरीके की एग्जामिनेशन लेती है, और उन 100 से ज्यादा एग्जामिनेशंस में से एक एग्जामिनेशन होती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। और ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अलावा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज जैसी, या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज जिसमें आप सीएजी में जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी एग्जामिनेशंस लेती हैं। तो हम आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे जिसके साथ काम करना शायद आप लोगों का एक सपना भी हो सकता है। तो देखिए, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जो ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिकल्स अगर हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ही कहलाएगी। यूपीएससी में जो टोटल मेंबर्स हो सकते हैं वो 9 या 11 हो सकते हैं। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। हमेशा याद रखिएगा कि यूपीएससी में जो मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग द चेयरमैन, वो कभी भी इवन में नहीं होते हैं, वो हमेशा ऑड मेंबर्स में होते हैं। क्योंकि यूपीएससी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी के सभी एक मुद्दे पर अग्री कर जाएं, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। तो वहां पर कई बार इंटरनल लेवल पे वोटिंग करवाई जाती है और फिर उससे डिसाइड किया जाता है कि डिसीजन क्या लिया जाएगा। इसलिए यहां पर ऑड मेंबर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसीलिए हमें यूपीएससी में 9 या 11 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो यूपीएससी के मेंबर्स या चेयरमैन होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेते हैं, और ये एडवाइस प्रेसिडेंट पर पूरी तरीके से बाइंडिंग होती है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जिस पर्सन का नाम एज ए यूपीएससी मेंबर सजेस्ट कर दिया, वो पर्सन यूपीएससी का मेंबर बन के रहता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये यूपीएससी के मेंबर्स जो बन रहे हैं उनकी एक्चुअल में क्वालिफिकेशन क्या है, तो इस क्वालिफिकेशन को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। 50% जो मेंबर्स होंगे यूपीएससी की, उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि उन्हें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम करने का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन बाकी के जो 50% मेंबर्स हैं उनकी किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। यानी कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसे भी यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन बनाया जा सकता है, जो पॉलिटी के हिसाब से तो हमें बड़ा एक नॉर्मल सी चीज लगती है। लेकिन जब इसी टॉपिक को हम गवर्नेंस में पढ़ते हैं तो यहां पर हमें कहीं ना कहीं करप्शन की बदबू भी आती है। खैर, अब अगर हम लोग इसके क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम इनके रिमूवल की तरफ जाएं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन का जो रिमूवल होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही होता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाते वक्त आप पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग करवाते हैं, लेकिन यूपीएससी के मेंबर्स को हटाते वक्त पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट का। तो मान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी के मेंबर को हटा रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको रीजन देना पड़ेगा। वो रीजन सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह बिल्कुल सेम है, दैट इज मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। और अगर किसी भी मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी की कंप्लेन जो यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन से रिलेटेड है, वो अगर पहुंचती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक, चाहे वो किसी के भी थ्रू क्यों ना पहुंचे, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर करते हैं कि उस पर्टिकुलर यूपीएससी मेंबर या चेयरमैन पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो डिसाइड करते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन की टीम में कितने मेंबर्स होंगे। हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहें कि मैं अकेला ही इन्वेस्टिगेशन करूंगा, या मैं अपने साथ 2, 3, 5, 7, 10 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और रखूंगा। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। फाइनली सुप्रीम कोर्ट जब इससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट निकालते हैं तो उस रिपोर्ट में फिर से 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो यूपीएससी का मेंबर गिल्टी होगा या तो नॉट गिल्टी होगा।
अगर वो गिल्टी है या गिल्टी नहीं भी है तो सुप्रीम कोर्ट इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं, और जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट पर पूरी तरीके से बाइंडिंग रहेगी। देखिए, नेवर गेट कंफ्यूज इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती है, जैसे आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में देखा गया था। लेकिन यही कंसेप्ट जब हम यूपीएससी के मेंबर के रिमूवल के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पर पूरी तरीके से बाइंडिंग होती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे पोस्ट से हटा दो तो वो पोस्ट से हट जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया तो वो बच जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर टेन्योर की। देखिए, यूपीएससी के जो मेंबर या चेयरमैन होते हैं उनका टेन्योर 6 इयर्स और टिल द एज ऑफ 65 इयर्स होता है, जो भी पहले आ जाए। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आप 61 की एज में यूपीएससी के मेंबर बनते हैं, तो आप 65 के पहले हो जाएंगे या फिर आप अपने 6 इयर्स का टेन्योर पहले कंप्लीट कर लेंगे? आप 65 के पहले हो जाएंगे, क्योंकि 4 साल बाद ही आपकी एज कितनी हो जाएगी? 65। तो आपका टेन्योर कितना हो गया यहां पे? सिर्फ 4 साल का। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप 55 की एज में यूपीएससी के मेंबर बने हैं तो आप यहां पर 65 की एज को पहले क्रॉस कर लेंगे या फिर आपका 6 साल का टेन्योर पहले हो जाएगा? यहां पर आपका 6 साल का टेन्योर पहले हो जाएगा और आप रिटायर हो जाएंगे 61 की एज में, क्योंकि आपने 6 साल पहले कंप्लीट कर लिए। तो या तो आप 6 साल का टेन्योर पूरा कर लो या तो आपकी एज 65 हो जाए। दोनों में से जो चीजें होंगी वही आपके यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन का टेन्योर होता है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सभी लोगों के दिमाग में कि एक बार जो पर्सन यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन बन जाता है उसका रीअपॉइंटमेंट होता है या नहीं होता है। सभी लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर चेयरमैन बन गए तो उसका जो रीअपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं होता। यूपीएससी के केस में ये पार्शियली सही है और पार्शियली ये गलत है। देखिए, समझने की कोशिश करिए। जिस तरीके से यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, उसी तरीके से स्टेट पीएससी भी होती है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट लेवल पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। और स्टेट पीएससी के भी जो आर्टिकल्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम आर्टिकल हैं यूपीएससी की तरह, 315 से लेकर 323 तक। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन का टेन्योर 6 इयर्स और टिल द एज ऑफ 65 इयर्स है, वहीं पर हम लोग देखते हैं कि स्टेट पीएससी के जो मेंबर या चेयरमैन होते हैं उनका जो टेन्योर है वो 6 इयर्स और टिल द एज ऑफ ओनली 62 इयर्स का होता है। अब यहां पर अलग अलग तरीके की सिचुएशन है। मान लीजिए कि अगर आप स्टेट पीएससी के मेंबर हैं, आप कोई भी स्टेट से, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश स्टेट पीएससी के मेंबर हैं और आप मध्य प्रदेश स्टेट पीएससी के मेंबर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो आप दोबारा स्टेट पीएससी के मेंबर नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप यूपीएससी के मेंबर जरूर बन सकते हैं, या फिर यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकते हैं, या फिर स्टेट पीएससी का चेयरमैन भी बन सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों पोस्ट है वो स्टेट पीएससी के मेंबर से ऊपर की पोस्ट होती है। या फिर मान लीजिए कि अगर आप स्टेट पीएससी के चेयरमैन के पोस्ट से रिटायर हुए तो आप स्टेट पीएससी के चेयरमैन तो दोबारा बन नहीं पाएंगे, यू विल नॉट रिपीट द सेम पोस्ट, और स्टेट पीएससी का मेंबर भी आप नहीं बन पाएंगे क्योंकि निचले पोस्ट पे भी आप नहीं जा सकते। लेकिन यूपीएससी का मेंबर बन सकते हैं और यूपीएससी का चेयरमैन बन सकते हैं। यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी का जो मेंबर है और स्टेट पीएससी का जो चेयरमैन है, इसको इक्विवेलेंट कैटेगरी में माना गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और मान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी के मेंबर की पोस्ट से रिटायर होते हैं तो आप यूपीएससी के मेंबर नहीं बन सकते, ना ही स्टेट पीएससी के मेंबर बन सकते हो, लेकिन स्टेट पीएससी और यूपीएससी के चेयरमैन जरूर बन सकते हो। और वहीं अगर आप यूपीएससी के चेयरमैन की पोस्ट से रिटायर हो गए तो सर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ना ही आप यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन बनेंगे, ना ही आप किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के चेयरमैन या मेंबर बनेंगे। तो ये चीज है, आपको यहां पर ये कंसेप्ट ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी, जिसको हम लोगों ने बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश की है। इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको और चाहिए जो आपकी यूपीएससी की जर्नी को और आसान बनाए, so please stay tuned with IAS Origin. I will see you in the next video. Thank you very much.